हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो दो अपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि दो तरह के चार्ज होते हैं, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। दो तरह के चार्जेस होते हैं, है ना। तीसरा कोई चार्ज नहीं होता है। तो जब दो अपोजिट चार्ज रहेंगे, यानी एक प्लस रहेगा माइनस रहेगा, तो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पास में आते हैं, है ना। और ये अट्रैक्शन जो होता है किस फोर्स की वजह से होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। लेकिन उसी की जगह पर अगर दोनों सेम चार्जेस हैं, चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, तो ये दूर चले जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, रिपल्सन जिसको बोलते हैं। और अट्रैक्शन कब होता है? जब अपोजिट चार्जेस रहते हैं तो दोनों एक दूसरे के पास चले जाते हैं अट्रैक्ट होकर के, बिकॉज ऑफ अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ फोर्स विच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे एक्टिविटी एक छोटी सी दी है कि आप प्लास्टिक का स्ट्रॉ लीजिए, जिसको कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। उसके दो टुकड़े कर लीजिए, एक को धागे से बांध कर कहीं टांग दीजिए और उसको एकदम स्टैटिक मतलब स्थिर रख दीजिए, कहीं पंखा वगैरह की वजह से वो हिले ना, एकदम सीधा लटका रहे। और दूसरे जो स्ट्रॉ का पीस टुकड़ा है उस पर किसी कपड़े से उसको रगड़िए, सूखे कपड़े से या कागज़ से। और फिर उस जिस पे आप कागज़ से या कपड़े से रगड़े हैं उसको लटके हुए स्ट्रॉ के पास लाएंगे, तो जो लटका हुआ स्ट्रॉ है वो हिलने लगेगा या इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। तो इसका वजह क्या है? क्योंकि जो दूसरा वाला स्ट्रॉ था जिसमें हम लोगों ने कपड़े रगड़े थे या कोई पेज रगड़ा था, उस पर चार्ज आ गया और उस चार्ज की वजह से जो हैंग किया हुआ है, लटकाया गया है स्ट्रॉ, वो उसकी तरफ खींचा चला आता है ना। तो इसका ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसा यहाँ दिखाया गया है कि देखिए स्ट्रॉ का एक पीस है, इसको धागे से बांध करके लटका दिया गया है और ये दूसरा स्ट्रॉ, इस पर कुछ कोई भी चीज़ से रगड़ेंगे और उसको फिर रगड़ने के बाद इसके पास लाएंगे, तो चूँकि रगड़ेंगे तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से इसके सरफेस पे चार्ज आ जाएंगे। और जब इसको पास में इसके लाएंगे, काफ़ी पास में, एकदम सटाएंगे नहीं, तो ये हिलने लगेगा, इसकी तरफ आने लगेगा। जैसे पहले यहाँ था अब इधर आने लगेगा, यानी अट्रैक्ट करने लगेगा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके सरफेस पे इस वाले जो हाथ में पकड़ा हुआ स्ट्रॉ है उस पर चार्जेस आ जाते हैं जो इसको अट्रैक्ट करते हैं। इसी प्रकार से कॉम करने वाला एग्जांपल है कि सूखे बालों को कॉम करेंगे, कंघी करेंगे और फिर उसी कंघी से कागज़ के छोटे छोटे पीस अगर कर देंगे तो वो चिपक जाते हैं, क्योंकि बार बार कंघी करने से बालों में जो हमारा जो कंघी होता है वो चार्ज हो जाता है, उस पर चार्ज पार्टिकल आ जाते हैं और फिर वो किसी पार्टिकल को अट्रैक्ट करने लगता है। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी किसी चार्ज बॉडी के द्वारा जो फोर्स लगता है किसी अनचार्ज बॉडी पे जिस पे चार्ज ना हो, या फिर चार्ज बॉडी पे, कोई भी हो सकता है। दूसरा बॉडी अनचार्ज भी हो सकता है, यानी उस पर चार्ज नहीं है, या चार्ज हो भी सकता है। उसको अगर कोई चार्ज बॉडी अट्रैक्ट करे तो उसको वो किस वजह से होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? एक तरह का नॉन कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि ये फिजिकली कांटेक्ट में नहीं रहता ऑब्जेक्ट के और दूर से ही अट्रैक्ट करता है। हमारा नेक्स्ट जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल का अगर शब्द का अर्थ हम लोग देखें तो ग्रेविटा से बना है। किससे बना है? ग्रेविटा से, GRAVITA, ग्रेविटा। ये पेन थोड़ा सा नहीं चल रहा है। ग्रेविटा, ग्रेविटा का मतलब होता है हैवी या भारी, ठीक ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब होता है हैवी ऑब्जेक्ट, कोई भी भारी भरकम सामान या कोई वस्तु, और उसके द्वारा जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। उसको हम लोग समझते हैं जैसे हम लोग कोई भी चीज़ को ऊपर मतलब फेंकते हैं तो अल्टीमेटली वो ज़मीन पे आके गिरता है, या हमारे हाथ से कोई भी चीज़ छूट जाएगा तो हवा में नहीं उड़ता है, वो ज़मीन पर आके गिर जाता है। और कोई पत्ता है, फल, पेड़ से फल है या कुछ भी है, तो अल्टीमेटली कहाँ, हवा में तो टिकता नहीं, वो नीचे गिर जाता है। तो ये सारी जो एक्टिविटी हो रही है, हर चीज़ जो ज़मीन की तरफ नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, इसका वजह क्या है? क्योंकि इसका एक क्लियर सा वजह है कि हमारा जो अर्थ है वो कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है और हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए सारी चीज़ें
डाउनवर्ड, नीचे की ओर गिरती हैं या चली जाती हैं। फिर ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल टुवर्ड द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। हर जो चीज़ है वो अर्थ की तरफ खींची चली जाती है, गिरती हुई आती है। इसका अर्थ है कि अर्थ उसको खींचता है, उनको खींचता है। और इस फोर्स को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसको ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और ग्रेविटी का मैंने शब्द बताया, का अर्थ बताया था। ग्रेविटा से बना है शब्द, एक लैटिन शब्द है और उसका अर्थ क्या होता है कि हैवी, यानी कोई भी बड़ा वस्तु जो है वो छोटे वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है। जैसे कि सारी जो वस्तुएं हैं इस अर्थ पे वो अर्थ के सामने बहुत ही छोटी हैं, तो इसलिए अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बहुत ज़्यादा है और बाकी सब चीज़ों का बहुत ही कम है। इसलिए अर्थ हर चीज़ को फटाक से खींच लेता है अपनी तरफ। तो वही ग्रेविटा शब्द का अर्थ हो गया कि हैवी थिंग्स अट्रैक्ट मोर फोर्सफुली एज कम्पेयर टू लाइटर थिंग्स। तो ये एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है और दूर से ही वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है, वो कोई भी वस्तु हो। यहाँ पे एक गौर देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है, ग्रेविटी इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ। ग्रेविटी जो है केवल अर्थ का प्रॉपर्टी नहीं है, ये हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक वस्तु का है, चाहे वो हम इंसान का बॉडी हो या कुछ भी हो, लिविंग चीज़ हो या नॉन लिविंग हो, सभी में ग्रेविटी लगता है। और हर एक ऑब्जेक्ट जो है यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है इस फोर्स से, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बहुत ही छोटा हो, बहुत ही बड़ा हो, हर चीज़ अट्रैक्ट करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट दिखता है ग्रेविटेशनल फोर्स का वो कब दिखता है? जब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा आकार में हो। जैसे अर्थ जो है बहुत ही गुना बड़ा है, उसकी कल्पना हम कर नहीं सकते हैं। और उसके सामने कोई हम लोग बॉल ऊपर की ओर उछालेंगे तो नीचे आएगा। बॉल का मास जो है या वेट है वो अर्थ के सामने नेग्लिजिबल है या ना के बराबर है। इसलिए छोटी चीज़ों को बड़ी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं और ये ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक ऑब्जेक्ट में होता है, ठीक है। और हर एक ऑब्जेक्ट में होता है और हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ग्रेविटी की वजह से, लेकिन वो हमको इफ़ेक्ट दिखता नहीं है। इफ़ेक्ट कब दिखेगा? जब ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि ये मास पे डिपेंड करता है, वेट पे डिपेंड करता है कि किस ऑब्जेक्ट का कितना मास है। हैवी ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका फोर्स का इफ़ेक्ट हमको दिखेगा। जैसे कि हमारा अर्थ बहुत ज़्यादा हैवी है, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स का इफ़ेक्ट हमको दिखता है कि हम लोग धरती की ओर खींचे जाते हैं। फिर अगला टॉपिक हमारा है प्रेशर। प्रेशर मतलब दबाव, किसी चीज़ पे फोर्स लगाना। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉन एज प्रेशर, यानी कोई फोर्स हम लोग लगाते हैं एक पार्टिकुलर एरिया में, एक निश्चित एरिया में, उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखिए, कोई आप घर के काम कर रहे हैं, कोई कील ठोक रहे हैं दीवार में या फर्नीचर बनाने के लिए, तो यहाँ पे क्या लग रहा है? ये जो हम लोग हथौड़े से इस कील को ठोक रहे हैं दीवार में, तो पूरा फोर्स जो है छोटे से एरिया में, जो कील का छोटा सा नोक है उस पे लग रहा है और जिसकी वजह से कील दीवार में घुस जा रही है ना। तो इतना छोटा सा एरिया में फोर्स लग रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेशर। यानी प्रेशर का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स एक निश्चित एरिया में जब लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। अब प्रेशर कब ज़्यादा होगा कब कम होगा इसको भी समझना है। जैसे कि सब्जी, फल और चीज़ों को काटने के लिए अगर हम लोग ब्लंट मतलब बिना धार का चाकू यूज करें या कोई भी ऐसा डिवाइस यूज करें काटने के लिए, तो उससे नहीं कटेगा आसानी से, है ना। लेकिन उसकी जगह पर अगर शार्प नाइफ यूज करें, नुकीला और धारदार चाकू यूज करेंगे तो बहुत ही आसानी से फल सब्जियां कट जाएंगी। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि जिसका जो सरफेस है शार्प हो जाता है, शार्प मतलब उसका एरिया कम हो जाता है, और ब्लंट में का मतलब है कि ये बहुत ही धारदार एकदम नहीं होता है, मोटा होता है, इससे कोई भी चीज़ कटता नहीं है। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ता है वैसे वैसे फोर्स घटता है और प्रेशर भी घटता है। तो डू यू गेट द फीलिंग दैट एरिया ओवर विच फोर्स इज अप्लाइड द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल प्ले अ की रोल इन दिस टास्क ईजियर। तो जैसे हम लोग नेल का पढ़ रहे थे कि दीवार में कोई कील वगैरह ठोक रहे हैं, तो नेल का जो पॉइंटेड एंड है, शार्प एंड है, वो दीवार में ईजिली घुस जाता है ना, क्योंकि उसका एरिया कम है। तो यहाँ एक एरिया का फैक्टर या एरिया का इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है। तो इसी से ये क्लियर होता है इसका फार्मूला, प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, कि फोर्स कितना लग रहा है
और कितने एरिया में लग रहा है ना। जितना कम एरिया रहेगा उतना ही फोर्स ज़्यादा लगेगा, और जितना फोर्स ज़्यादा लगेगा उतना ही प्रेशर का इफेक्ट हमको दिखेगा, है ना। तो ये होता है। तो चलिए यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है, मतलब एक कूली है, वो बहुत सारे सामान, पॉर्टर बोलते हैं कूली को, जो सामान ढोते हैं। तो बहुत सारा सामान ये सिर पे लिया हुआ है, साइड में कंधे पर टांगा हुआ है। अब ये इसके पैरों पे प्रेशर ज़्यादा होगा कि कम होगा? बिल्कुल ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना भी वेट इसने लिया है या इसके बॉडी का खुद का जो वेट है इसके पैरों पर है, और पैरों का एरिया कितना है? बहुत कम है, छोटा सा पैर है ना। पूरा बॉडी के कंपैरिजन में, पूरे वेट के कंपैरिजन में इसका पैर छोटा है। तो जब ये चलेगा तो इसको बहुत मेहनत से अपने पैर उठाने पड़ेंगे, आगे बढ़ाना पड़ेगा हर एक कदम, क्योंकि प्रेशर पूरे चीज़ का इसके पैरों पे आ रहा है और पैरों का एरिया कम है। और जब एरिया कम रहता है तो प्रेशर क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो इसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए, इतना लोड ले करके। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे तो वही यहाँ समझा रहा है कि एरिया जो है डिनोमिनेटर में होता है। फार्मूले में आप देखेंगे तो फोर्स अपॉन एरिया, अपॉन पहला न्यूमरेटर होता है, दूसरा डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में एरिया होता है और बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर। जितना कम एरिया रहेगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा लगेगा, जैसा अभी हम लोगों ने कूली वाला एग्जाम्पल समझा था। और अगर उल्टा कर दिया जाए, अगर एरिया बढ़ जाए तो प्रेशर घट जाएगा, प्रेशर का इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें समझाई जा रही हैं। और कोई चीज़ को काटना है, कोई औजार है, टूल है, उसको काटना है, या कुछ बहुत सारे मशीन आते हैं जिसमें से होल किया जाता है ना, ड्रिलिंग मशीन वगैरह आते हैं। तो इनके जो एंड होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं या शार्प होते हैं, जिससे वो ईजिली कोई मशीन के पार्ट्स को काट दें या दीवार में छेद कर दें, है ना। तो ये पॉइंटेड क्यों होते हैं? ताकि इनका एरिया कम रहे। जितना एरिया कम रहेगा उतना ही प्रेशर और फोर्स लगेगा और आसानी से काम हो जाएगा। तो एरिया बहुत बड़ा एक फैक्टर है। अब हम लोग लिक्विड का और गैस का भी थोड़ा सा प्रेशर के बारे में समझ लेते हैं। सॉलिड के बारे में तो समझ लिए, अब लिक्विड और गैस कैसे प्रेशर या दबाव डालते चीज़ों पे वो समझते हैं हम लोग। प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, एक्टिविटी 11.8 है। तो इसको अगर पिक्चर के माध्यम से देखें तो एक लंबा सा हॉलो सिलेंडर जैसा कांच का एक सिलेंडर ले लेंगे जो हॉलो है, मतलब दोनों तरफ से खुला हुआ है। नीचे की तरफ इसमें रबर बांध देंगे, रबर नहीं सॉरी बलून बांध देंगे, ठीक है। धागे की सहायता से इसको बांध देंगे और दूसरी ओर से इसमें पानी भरेंगे। पहले इतना पानी भरें तो थोड़ा फूला ये, और पानी भर दिए तो और फूल गया। तो इससे क्या दिख रहा है हमको कि जो लिक्विड है, कुछ भी हम लोग ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं या ऑयल ले रहे हैं, तो जैसे जैसे वाटर या ऑयल या जो भी लिक्विड ले रहे हैं उसका मात्रा बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे ये जो बलून हम लोगों ने नीचे बांधा तो फूलते जा रहा है। तो इसका प्रेशर हमको क्लियर दिख रहा है, लिक्विड का प्रेशर दिख रहा है और ये एक्सपेंड हो रहा है, फूलते जा रहा है ये बलून जो नीचे बांधा गया है। तो लिक्विड भी प्रेशर देता है और नीचे की तरफ प्रेशर ज़्यादा बनता है, ये हम लोग को क्लियर हो गया, है ना। इसीलिए जब नदी या तालाब में या कहीं भी पानी जहाँ है तो उसमें जितनी गहराई में जाएंगे उतना ही प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि पूरे लिक्विड का वेट जो होता है नीचे की तरफ पड़ता है, इसलिए नीचे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। दूसरा एक्टिविटी है 11.19। इसका पिक्चर देख कर समझते हैं कि एक बॉटल लेंगे आप, ठीक है, प्लास्टिक का बॉटल लेंगे कोल्ड ड्रिंक वाला, और उसमें साइड में एक ट्यूब लगा देंगे, मतलब गर्म करके ट्यूब इसमें फिक्स करेंगे और फिर इसके चारों तरफ फेविक्विक या फेविगम लगा देंगे ताकि पानी यहाँ से निकले ना, ठीक है। उस ट्यूब लगाने के बाद यहाँ गम वगैरह लगा देंगे ताकि पानी का लीकेज ना हो, और फिर इसमें पानी भरेंगे, यहाँ बलून लगा देंगे। तो जैसे जैसे पानी भरेंगे ये भी फूलने लगेगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि प्रेशर जो है नीचे तो बनता ही है, किसी भी बर्तन में जिसमें पानी भरते हैं और नीचे तो बनता ही प्रेशर, साथ ही साथ साइड में भी प्रेशर बन रहा है, ये हमको देखने को मिल रहा है ना। तो लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो इससे ये प्रूव होता है, यहाँ तो प्रूव हुआ था कि लिक्विड जो है बॉटम में नीचे की तरफ प्रेशर डालता है, उसके साथ साथ वॉल साइड में भी प्रेशर डालता है। उसका सबूत क्या है कि साइड में हम लोगों ने एक ट्यूब लगाया था और उसमें बलून लगाया, तो ये बलून भी फूल रहा है, यानी साइड में किसी भी कंटेनर के साइड में भी लिक्विड प्रेशर डालता है, जिसका ये सबूत है कि ये बलून फूल जा रहा है ना।
तो ये हम लोग देख रहे हैं कि लिक्विड का भी प्रेशर काफ़ी पड़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। ठीक, फिर अगला एक्टिविटी है 11.10 और इसमें आप ये वाला कर सकते हैं। इसका पिक्चर ये दिया हुआ है 11.10। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप एक नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक बॉटल या कोई प्लास्टिक बॉटल लेंगे और उसके बाद उसमें इक्वल हाइट पे, मतलब स्केल की हेल्प से नीचे से नाप करके इक्वल हाइट पे कई सारे छेद कर देंगे चारों तरफ। इस बॉटल के चारों तरफ कई सारे 4-5 छेद कर देंगे और फिर उसमें पानी भरेंगे। तो आप देखेंगे कि पानी जैसे आप भर देंगे तो हर एक होल से पानी इक्वल डिस्टेंस पे चारों तरफ गिरेगा। इससे ये प्रूव होता है कि जो प्रेशर लगता है सभी दिशाओं में इक्वल लगता है। जब भी लिक्विड किसी कंटेनर में रहता है या कहीं भी नदी तालाब में कहीं भी पानी है तो उसका प्रेशर जो रहेगा चारों तरफ बराबर रहता है, कहीं भी ज़्यादा या कम नहीं रहता है। इससे ये प्रूव हो रहा है। ठीक, कैन यू नाउ से दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। और ये भी वही सिद्ध कर रहा है कि प्रेशर एक तो चारों तरफ बराबर लग रहा है क्योंकि सारे होल से इक्वल डिस्टेंस पे ही पानी निकल रहा है, मतलब एक तरह से फव्वारे की तरह निकल रहा है। और इसकी दीवारों पे किसी भी कंटेनर जिसमें पानी भरा जाता है या लिक्विड भरा जाता है उसमें चारों तरफ ये प्रेशर डालता है लिक्विड, है ना। इससे ये प्रूव हो गया। ठीक, व्हेन यू इन्फ्लेट बलून व्हाई डू यू हैव टू क्लोज इट माउथ। तो हम लोग एक क्वेश्चन अभी है उसको समझते हैं। डू गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, क्या गैसेस भी प्रेशर डालती हैं। अब इसके बारे अभी तक हम लोगों ने लिक्विड के बारे में पढ़ा, अब हम लोग गैसेस के बारे में पढ़ेंगे कि गैस कैसे प्रेशर डालता है। तो उसको भी हम लोग समझेंगे। जैसे कि अभी बलून का एग्जांपल है कि बलून को हम लोग फुलाते हैं, फिर हम उसके एंड को जिस एंड से हम लोग हवा भरते हैं उसको बंद कर देते हैं, है ना। व्हाट हैपेंस व्हेन यू ओपन द माउथ ऑफ द इन्फ्लेटेड बलून। और जब बलून का माउथ ओपन कर देंगे, जहाँ से हवा भरे उसको खोल देंगे तो सारा एयर निकल जाएगा बहुत तेज़ी से। सपोज यू हैव बलून विथ होल्स, और मान लीजिए आपके पास बलून है उसमें छेद है बहुत सारे, तब क्या होगा कि वो तो फूलेगा नहीं। जैसे आप हवा उसमें फूकेंगे, ब्लो करेंगे एयर, तो सारा एयर होल्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब अगर होल नहीं है तो फूकेंगे तो सारा एयर उसमें इकट्ठा हो जाएगा और दबाव डालेगा उस रबर से बने हुए बलून पर, वो बलून फूलने लगेगा, है ना। तो ये भी सिद्ध करता है कि एयर भी प्रेशर डालता है। अगर एयर प्रेशर नहीं डालता तो बलून जो रबर का बना हुआ होता है वो फूलता ही नहीं या स्ट्रेच ही नहीं होता। व्हाट हैपेंस टू द एयर इन द बाइसाइकिल ट्यूब। जैसे बाइसाइकिल या कोई भी गाड़ी का ट्यूब है, टायर के अंदर जो ट्यूब होता है उसमें भी क्या हवा भरी जाती है तो वो टाइट हो जाता है, और बहुत ज़्यादा जब प्रेशर बढ़ जाता है तो बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है ना। तो ये क्यों है, प्रेशर की वजह से ही होता है। साइकिल के टायर की ट्यूब काफ़ी बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने से और ज़्यादा उसमें एयर भर देते हैं तो एक्स्ट्रा प्रेशर होने की वजह से फट जाती है। तो ये क्यों हो रहा है, पंक्चर क्यों हो जाता है, क्योंकि हवा का दबाव पड़ता है। ये सारे एग्जाम्पल हमको क्लियर कर रहे हैं कि हवा भी प्रेशर डालती है, दबाव डालती है चीज़ों पे, जैसे कि और चीज़ें डालती है। दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द इनर वॉल ऑफ द इन्फ्लेटेड बलून और ट्यूब। तो इन सब एग्जाम्पल से हमको ये क्लियर हुआ कि जो हवा है वो प्रेशर डालती है अंदरूनी वॉल्स पे, अंदरूनी दीवारों पे, चाहे वो बलून का इलास्टिक लेयर हो या फिर जो ट्यूब होता है गाड़ियों के टायर के अंदर उसके अंदर का लेयर हो, सभी पे ये दबाव डालती है हवा, जिसकी वजह से ये फूल जाते हैं और बहुत ज़्यादा एयर फिल कर देते हो तो वो पंक्चर हो जाते हैं, बर्स्ट कर जाते हैं ट्यूब। गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। इससे यही सिद्ध हुआ कि जैसे लिक्विड और सॉलिड प्रेशर डालते हैं वैसे ही गैसेस भी प्रेशर डालती हैं किसी भी कंटेनर के वॉल पे, दीवारों पे, जिसमें वो भरी जाती हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वायुमंडल का दबाव। जो हमारे आसपास का एयर है या एयर का मिक्सचर है जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं, तो उसका जो प्रेशर होता है उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। द एनवलप ऑफ एयर, जो हमारे चारों तरफ जो हवा का एक मतलब कह सकते हैं कवरिंग है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फियर। और एटमॉस्फियर जो है कई किलोमीटर हमारे अर्थ के सरफेस से ऊपर तक है। और जब ये एटमॉस्फियर या एयर का मिक्सचर जो है हमारे पे प्रेशर डालता है या किसी वस्तु पे प्रेशर डालता है तो उसको क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर। ठीक,
तो हमारे एटमॉस्फेयर या हमारे चारों तरफ जो गैस का मिक्सचर है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये कई किलोमीटर तक हमारे अर्थ से ऊपर होता है और ये हर एक चीज़ पे दबाव डालता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। और इसके लिए हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द वेट ऑफ एयर इन अ कॉलम ऑफ यूनिट एरिया। कोई एयर कॉलम है, मतलब कोई खोखला बॉक्स लिए हम लोग, लंबा सा क्यूबॉइडल शेप का, इसमें हवा भरी है। तो सिंपल सा समझाने का मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है कि एयर का जो वेट है, जो एयर का मिक्सचर है हमारे चारों तरफ, उसका वेट कितने एरिया में है, उससे कितना प्रभाव पड़ रहा है, वही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। क्योंकि हम लोग सभी जान रहे हैं प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स जो है हमारे वेट के बराबर होता है। तो कितना वेट है, कितने एरिया में है हवा का, वो हमारा बताता है कि कितना प्रेशर एयर का लगेगा। उसके बाद अब प्रेशर कब ज़्यादा लगेगा, कब कम लगेगा, कैसे लगता है ज़्यादा या कम, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। जैसे यहाँ पे 11.111 में एक्टिविटी में दिया गया है कि एक रबर सकर है, रबर सकर जिसको किसी भी सरफेस पे चिपकाएंगे तो चिपक जाता है। तो ये चिपक क्यों जाता है, क्योंकि वहाँ से क्या करता है, देखिए, व्हेन यू प्रेस द सकर मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन कप एंड द सरफेस एस्केप आउट। किसी भी सरफेस पे, दीवार पे, किसी भी चिकने सरफेस पे इसको रबर सकर को ले जाकर चिपकाएंगे तो वहाँ उस दीवार के आसपास जो भी एयर रहता है वो वहाँ से गायब हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा। और जब एयर नहीं रहेगा वहाँ पे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बाहर से लगेगा। बाहर का जो एयर है वो रबर सकर के ऊपरी सरफेस से प्रेशर लगाएगा, जिसकी वजह से रबर सकर चिपक जाएगा उस सरफेस से। और अंदर तो कोई प्रेशर, एयर रहेगा नहीं, तो अंदर का कोई प्रेशर नहीं लगेगा, है ना। तो यही समझा रहा है। इसी वजह से रबर सकर जो है दीवारों से या किसी भी सरफेस से चिपक जाता है। द सकर स्टिक टू द सरफेस बिकॉज द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्ट्स ऑन इट। हाँ, तो वही समझा रहा है कि ये रबर सकर किसी भी सरफेस पे चिपकाते हैं तो चिपक जाता है, और जहाँ भी चिपकाते हैं वो अंदर से एयर को रिमूव कर देता है, हटा देता है, और फिर सारा प्रेशर बाहर के एयर से लगता है, जो इसको दीवार से या किसी भी सरफेस से चिपके रहने में मदद करता है। ठीक। टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज इनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब रबर सकर चिपक गया है किसी भी सरफेस से, उसको खींचना होगा, तो उस पर जो प्रेशर लगेगा या फोर्स हमको लगेगा वो हमारा ज़्यादा होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उसको चिपके रहने देना चाहता है, उसको तो निकालने देना चाहता नहीं है। और हम लोग चाह रहे हैं कि इस रबर सकर को वापस, जो दीवार से या किसी सरफेस से चिपक गया, उसको उखाड़ लें वापस। तो उसको खींचने के लिए हमको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, किससे ज़्यादा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो हमारा रबर सकर निकल पाएगा सरफेस से, अदरवाइज वो चिपका ही रहेगा। तो फोर्स का अमाउंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। तो इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर का पड़ता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है रबर सकर वाला। और भी कुछ एग्जांपल है जिसको हम लोग समझेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, एक लड़का है, ये अपने सिर पे एक कंटेनर लिया है जिसमें एयर भरा हुआ है, और बहुत ही हाई प्रेशर में एयर भरा है, यानी बहुत सारा एयर प्रेशर बढ़ा करके भरा गया है। और जब प्रेशर बढ़ाया जाता है तो एयर जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसमें एयर भरा जा सकता है। तो ये दिखा रहा है प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन योर हेड। तो मान लेते हैं कि एटमॉस्फेयर का गैस है वो हमारे सिर के ऊपर पूरा आ गया गैस, तो पूरा प्रेशर कहाँ लगेगा, सिर पे लगेगा, है ना। एक पार्टिकुलर एरिया में प्रेशर लग रहा है, ये समझाने का एक तरीका है। इसी प्रकार से एक ऑट्टो वॉन ग्यूरिक, एक जर्मन साइंटिस्ट है 17वीं सेंचुरी में, उन्होंने एक पंप का इन्वेंशन किया था जिससे एयर निकाला जा सके, किसी भी बर्तन से, किसी भी वेसल से एयर निकाला जा सके। तो ये उन्होंने एक अपना एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट किया कि एयर का प्रेशर या फोर्स कैसे लगता है, उसको समझाया। उन्होंने दो आधे गोले वाले हॉलो, खोखले, जो मेटल के बने हुए गोले थे, उनको चिपकाया, एक दूसरे से जोड़ दिया, ठीक ना, 51 सेंटीमीटर डायमीटर के थे, इन दोनों को जोड़ दिया। एंड देन एम्प्लॉयड 8 हॉर्सेस, दोनों तरफ 8 घोड़े लगा दिए इसको खींचने के लिए, इन दोनों को उन्होंने जोड़ दिया था।
सो गेट द फोर्स ऑफ द एयर प्रेशर दैट द हेमिस्फीयर कुड नॉट बी पुल्ड अपार्ट, सो ग्रेट इज द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर। ये दोनों तरफ से घोड़े इसको खींच रहे हैं, लेकिन ये बॉल टूट नहीं रहा है, जो आधा आधा जोड़ा गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो खोखले बॉल हैं, इनके अंदर जो एयर था उसको रिमूव कर दिया गया है, इसमें कोई भी एयर नहीं है। जब अंदर हवा नहीं है इस बॉल के अंदर, तो फिर अंदर से एयर प्रेशर नहीं लगेगा। तो कौन सा प्रेशर इस बॉल को टूटने से या इस बड़े से गोले के आकार के मेटल को अलग होने से रोक रहा है? वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाहर के हवा का मिक्सचर जो है वो इस पर दबाव डाल रहा है कि ये दूर ना हो पाए, और ये दबाव ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर इस कंटेनर के अंदर थोड़ी भी हवा रहती तो अंदर से ही प्रेशर लगता और ये जैसे घोड़े दोनों दिशा में दौड़ते हैं ये टूटकर अलग हो जाता। लेकिन अंदर कोई हवा नहीं है, तो सारा प्रेशर या फोर्स बाहर के ही हवा का लग रहा है, जिसकी वजह से घोड़े कितना भी प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये कंटेनर या गोला आकार का कंटेनर टूट नहीं रहा है। तो ये भी एक यूनिक या अच्छा एग्जाम्पल है समझने का एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो इस तरह से हम लोगों ने फोर्थ चैप्टर समझ लिया। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हमारा है नेक्स्ट चैप्टर हमारा ये है फ्रिक्शन। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जल्दी से इसको रिवाइज करेंगे। इसको मैंने लाइव क्लास में आपको पढ़ा दिया है, तो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट रिवीजन कराऊंगा। सारे पॉइंट को मैंने समझाऊंगा लेकिन थोड़ा सा फास्ट। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।